हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके सामने अपने प्रोग्रामिंग इन से का अगला क्लास लेके आया हूँ, डे 6 पार्ट 6। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंट्रोलिंग स्टेटमेंट क्या होता है और उससे संबंधित आपको सारी जानकारी दी गई थी, जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग, सिलेक्शन या और भी जो कंट्रोलिंग स्टेटमेंट है उनके बारे में बताया गया था। फिर मैंने आपको डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत इफ़ कमांड्स के जो वैरायटीज़ हैं उनके संबंधित आपको जानकारी दिया था और मैंने उनके सिंटैक्स आपको बताए थे। तो आज का जो हमारा क्लास होगा, इस क्लास में हम लोग इफ़ स्टेटमेंट्स का प्रोग्रामिंग में कैसे प्रयोग किया आता है उसके लिए बात करेंगे। तो आपके सामने मैं कई प्रोग्राम लेके आऊँगा, उन प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने का काम करूँगा कि इफ़ स्टेटमेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको इफ़ के संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाए। तो देखिए, आपके सामने मैं एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम लोग अपने कंप्यूटर को दो इंटीजर नंबर देंगे और हमारा कंप्यूटर ये जस्टिफाई करेगा कि उन दो इंटीजर नंबरों में कौन सा नंबर बड़ा है। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने कंप्यूटर को दो नंबर इनपुट करना है। इसीलिए मैंने दो वेरिएबल लिया है, num1 और num2 करके। फिर मैंने printf और scanf के मदद से इन दोनों वेरिएबलों के वैल्यू को इनपुट कराने का काम किया है। तो जो आप पहला नंबर दोगे वो num1 नाम के वेरिएबल में जाएगा, जो दूसरा नंबर आप देंगे वो num2 नाम के वेरिएबल में जाएगा। अब हमें ये प्रिंट कराना है कि हमारा num1 वाला नंबर बड़ा है कि num2 वाला है। तो यहाँ हमें चेकिंग की ज़रूरत पड़ रही है, निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो देख पा रहे होंगे आप कि मैंने उसके नीचे इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग किया है। तो मैंने इफ़ स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि num1 ग्रेटर देन num2। इसका मतलब num1 में जो वैल्यू मैं इनपुट करूँगा, क्या वो num2 में इनपुट किए गए वैल्यू से बड़ा है। तो हमारा सी का कंपाइलर क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को मूल्यांकित करेगा, टेस्ट करेगा, जवाब ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो अगर ट्रू आता है तो इफ का जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस है उसके अंतर्गत जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने इफ के ब्लॉक में एक स्टेटमेंट लिखा है printf करके, और मैंने num1 वेरिएबल को प्रिंट कराया है। इसका मतलब अगर हमारे कंडीशन का मूल्यांकन ट्रू होता है तो वो num1 की वैल्यू को प्रिंट करेगी। अगर num1 नहीं बड़ा है तो वो पहले वाले इफ ब्लॉक के अंतर्गत जो काम लिखे गए हैं उनको नहीं करेगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, अब हमें तय करना है कि जो num2 की वैल्यू है क्या वो num1 से बड़ा है। इसलिए हम लोगों ने फिर एक अनदर इफ का सहारा लिया है। उस अनदर इफ में यानी दूसरे इफ में मैं चेक कर रहा हूं कि num2 की वैल्यू क्या num1 से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके ब्लॉक में मैंने num2 वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो जो आप num2 में नंबर इनपुट किए होंगे उसे हमारा सी का कंपाइलर प्रिंट करेगा। हालांकि मैंने यहाँ पे एक तीसरा इफ लगाया है, आप चाहो तो इस तीसरे इफ को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद था ये पता करना कि हमारा num1 बड़ा है कि num2 बड़ा है। पर तीसरे इफ को मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि हो सकता है आपने num1 और num2 जो वैल्यू दिए हों दोनों इक्वल दिए हों। तो ऐसे स्थिति में अगर आप तीसरा इफ नहीं लगाते हैं तो हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने तीसरा इफ लगाया है। यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ कि num1 की वैल्यू क्या num2 से बड़ी है, और यहाँ मैं इक्वल ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। और आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो कंपैरिजन में इक्वल ऑपरेटर होता है उसे हम लोग दो बार लिखते हैं। अगर आप सिंगल इक्वल लगा देते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो आता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा, जब आप कंपैरिजन कर रहे होंगे और इक्वल की जरूरत पड़ेगी तो वहां आप डबल इक्वल का निशान ही लगाएंगे। तो अगर तीसरे वाला इफ हमारा ट्रू होता है तो वो हमें मैसेज प्रिंट करके बता देगा कि आपने जो दोनों वैल्यू डाला है वो सेम है। तो इस प्रोग्राम में आप दो इंटीजर नंबर डालेंगे और हमारा कंप्यूटर चेक करके बताएगा कि पहला नंबर बड़ा है कि दूसरा नंबर बड़ा है। और अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो वो उसके लिए एक सुटेबल मैसेज देगा कि आपके दोनों नंबर इक्वल हैं। तो ये आपका पहला प्रोग्राम आता है
इफ स्टेटमेंट, और मैंने यहाँ पे केवल इफ का प्रयोग किया है, हाँ एल्स या ऐसे किसी बात का हमने प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए इसे सिंपल इफ मैंने माध्यम से बनाया है। अब मैं अगला जो प्रोग्राम बना रहा हूँ, इस प्रोग्राम को मैं पहले वाले ही प्रॉब्लम का सलूशन कर रहा हूँ। पहले वाले प्रोग्राम में मैंने केवल इफ का प्रयोग किया था, वहां हमें 3 निर्णय लेना था, इसीलिए हमने 3 अलग अलग इफ लगाए थे। इस प्रोग्राम में मैं उसी सेम समस्या को इफ एल्स के माध्यम से बनाने का काम कर रहा हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मैंने 2 नंबर इनपुट कराया है, फिर मैंने इफ के माध्यम से चेक किया है कि num1 की वैल्यू num2 से बड़ी है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो आपका कंपाइलर आपको प्रिंट करेगा num1। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो मैंने इसके साथ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग किया है। तो एल्स स्टेटमेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के अंतर्गत जो मैसेज है ये तब एग्जीक्यूट करेगा जब आपके कंडीशन का रिजल्ट हमारे सी के कंपाइलर को फॉल्स मिलेगा। तो अगर आपका num1 num2 से बड़ा नहीं है तो वो सीधे एल्स के ब्लॉक में आ जाएगा, और एल्स के ब्लॉक में मैंने num2 को प्रिंट कराया है तो वो आपके num2 के वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ये एक प्रोग्राम है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इफ और एल्स के माध्यम से। अब देखिए मैं उसी ही सेम प्रोग्राम को फिर लेके आ रहा हूँ, और इस प्रोग्राम में मैं आपको ये बताने का काम कर रहा हूँ कि अगर आप एक वेरिएबल अलग से लें और जो वैल्यू बड़ी हो उस वैल्यू को हम उस वेरिएबल में असाइन कर लें और फिर उस वेरिएबल को हम प्रिंट करें। इससे हमारा फायदा ये होगा कि पीछे के जो 2 प्रोग्राम आपने देखे हैं उसमें हमें हर इफ में प्रिंटफ स्टेटमेंट के माध्यम से अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट कराना पड़ा। पर इस प्रोग्राम में क्या होगा कि हम एक ही प्रिंटफ के माध्यम से अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। और इसमें मैं एक चीज आपको और दिखा रहा हूं कि इफ और एल्स में मैं ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। आपको एक विशेष बात का ध्यान देना होगा कि अगर आप इफ या एल्स के ब्लॉक में केवल एक सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस को लगाना अनिवार्य नहीं होता है, वो ऑप्शनल हो जाता है। आपकी इच्छा, आप ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने 2 नंबर इनपुट किया है, फिर मैंने कंडीशन चेक किया है। अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो मैंने जो मैक्स नाम का वेरिएबल लिया था उसमें num1 की वैल्यू असाइन कर दी है, और एल्स अगर होता है तो num2 की वैल्यू को मैंने मैक्स में असाइन कर दी है, और फिर लास्ट में मैंने मैक्स को प्रिंट किया है। तो इस प्रोग्राम में मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं कि अगर आपकी आवश्यकता है तो आप इफ के ब्लॉक में अपने वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि हर इफ और एल्स में हम प्रिंट कराएं। हमारा प्रोग्राम जब खत्म हो रहा हो तो लास्ट में हम प्रिंटफ के माध्यम से अपने रिजल्ट को प्रिंट करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 प्रोग्राम के माध्यम से आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में बताया। पहले में मैंने केवल इफ का प्रयोग किया, दूसरे में मैंने इफ एल्स का प्रयोग किया, तीसरे प्रोग्राम में मैंने आपको ये बताया कि ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस ऑप्शनल हो जाता है और आप वेरिएबल्स में भी वैल्यू असाइन करके अपने रिजल्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैं नेस्टेड इफ का प्रदर्शन कर रहा हूं, और इस प्रोग्राम में मैं करूंगा क्या कि अपने कंप्यूटर को मैं 3 नंबर इनपुट करूंगा और हमारा कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि उन 3 नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है। तो चूंकि यहाँ हमें निर्णय जब लेना होगा, 3 वैल्यूएं हैं, तो हमें अपने पहले वैल्यू को दूसरे से भी कंपेयर करना होगा और तीसरे से भी कंपेयर करना होगा। अगर दूसरे और तीसरे से पहला नंबर बड़ा हुआ तो हमारा पहला नंबर बड़ा कहलाएगा। देखें आप प्रोग्राम में मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं। एक वेरिएबल मैक्स का लिया है जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको असाइन करने के लिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने स्कैनएफ में तीनों वैल्यू को इनपुट कराया है। अब मैं चेक कर रहा हूं कि अगर num1 की वैल्यू num2 से बड़ी है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो वो इफ के ब्लॉक में आएगा, यानी पहले वाले इफ के ब्लॉक में आएगा। अब जैसे ही पहले वाले इफ के ब्लॉक में आया तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने फिर एक अनदर इफ लगाया, क्योंकि num1 num2 से अगर बड़ा है तो हमें ये भी तय करना होगा कि क्या ये 3 से भी बड़ा है।
तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि num1 की वैल्यू क्या num3 से बड़ा है। अगर ये भी कंडीशन ट्रू हुआ तो ऐसे स्थिति में मैंने मैक्स में num1 की वैल्यू को स्थापित किया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि num1 की वैल्यू num2 से तो बड़ी हो पर 3 से बड़ी ना हो। तो अगर आप देख पा रहे होंगे जो दूसरा वाला इफ है उसके साथ मैंने एल्स का प्रयोग किया है और उस एल्स में मैंने num3 की वैल्यू को मैक्स में असाइन किया है। मैंने इसलिए ऐसे किया है कि अगर num1 की वैल्यू num2 से बड़ी हुई और अगर num1 की वैल्यू num3 से नहीं बड़ी हुई तो इसका मतलब हमारा तीसरा वैल्यू बड़ा है, इसलिए मैंने उसको असाइन किया है। अब अगर आप देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि num1 की वैल्यू num2 से बड़ी ना हो तो वो उस पहले वाले इफ में जाएगा ही नहीं, सीधे पहले वाले का जो एल्स ब्लॉक है वहां पर वो पहुंचेगा और उस एल्स में फिर मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं कि क्या num2 की वैल्यू num3 से बड़ी है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसका मतलब हमारा num2 बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा? पहला वाला इफ अगर फाल्स हुआ इसका मतलब num1 num2 से नहीं बड़ा है, तो अब हम लोग num2 को num3 से चेक कर रहे हैं। अगर num2 num3 से बड़ा हो जा रहा है तो इसका मतलब num2 बड़ा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि num1 की वैल्यू num2 से बड़ा ना हो और num2 की वैल्यू num3 से ना बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में अकेला बचता है हमारा num3। इसका मतलब हमारा num3 बड़ा होगा। तो मैंने लास्ट वाले एल्स में num3 की वैल्यू मैक्स में असाइन की है और फिर सारे कंडीशन के बाद मैंने लास्ट में मैक्स की वैल्यू को प्रिंट किया है। तो आप जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो आप 3 नंबर इनपुट करें और कोशिश करें कि इस प्रोग्राम को 3 बार चला के देखें। पहले वाले में आप किसी एक नंबर को बड़ा मान लें और फिर देखें कि रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे 3 बार चला के आप जस्टिफाई करिए कि क्या हमारा प्रोग्राम ये निर्णय ले पा रहा है कि num1 की वैल्यू बड़ी है कि num2 की वैल्यू बड़ी है कि num3 की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ मैंने प्रयोग किया है नेस्टेड इफ का। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने पीछे प्रोग्राम बनाया था नेस्टेड इफ के माध्यम से, उसी ही सेम प्रोग्राम को मैं इफ एल्स इफ के माध्यम से बना रहा हूं। हो सकता है पहले वाले प्रोग्राम की तुलना में आपको ये दूसरा प्रोग्राम थोड़ा इजी लगे। अब बात आता है कि प्रोग्राम अगर एग्जाम में आ जाए तो हमें पहले वाले माध्यम से बनाना है कि दूसरे के माध्यम से बनाना है या और भी माध्यम हो सकते हैं, तो यह आपको निर्णय लेना है। जरूरी नहीं कि आप नेस्टेड इफ से ही बनाए, जो आपको सहज लगता है आप उसी के माध्यम से ही बना सकते हैं। तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर 3 नंबर इनपुट किया है। 3 नंबर इनपुट करने के बाद हमें तुलना करना है, तो तुलना करने के लिए मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का प्रयोग किया है। हमारे सी लैंग्वेज में एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 बार एम्परसेंड का निशान लगाना होता है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने पहले वाले इफ में लिखा है क्या num1 की वैल्यू num2 से बड़ी है। फिर मैंने एंड लगाया है, फिर चेक किया है कि क्या num1 की वैल्यू num3 से बड़ी है। एंड का मतलब ये होता है कि पहला वाला भी कंडीशन ट्रू हो, दूसरा वाला भी कंडीशन ट्रू हो, तो आंसर हमारा ट्रू आता है। तो अगर आपका कंडीशन दोनों ट्रू हुआ तो वो पहले वाले इफ ब्लॉक में जाएगा और num1 की वैल्यू को मैक्स में असाइन कर देगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि num1 num2 से बड़ा हो या num3 से ना बड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि num1 num2 से भी ना बड़ा हो, तो वो सीधे एल्स में आएगा। अब एल्स में आया तो मैंने फिर एल्स के साथ तुरंत फिर इफ स्टार्ट कर दिया, इसीलिए इसे एल्स इफ बोलते हैं। तो अगर आपका num1 num2 से या num1 num3 से नहीं बड़ा हुआ तो इसका मतलब num1 की हम बात नहीं करेंगे। अब मैंने यहाँ पर num2 की तुलना num3 से करी है, तो अगर num2 की वैल्यू num3 से बड़ी होगी तो मैंने num2 को मैक्स में असाइन किया है। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि हमारा num3 ही बड़ा है, तो मैंने लास्ट में केवल एल्स का प्रयोग किया है और उसमें मैंने मैक्स में डिफाइन किया है। तो इस प्रोग्राम से रिजल्ट्स आउटपुट उसी ही तरीके से आएगा जो पीछे वाले प्रोग्राम में था। बस फर्क ये है कि पीछे वाले प्रोग्राम में मैंने नेस्टेड इफ यानी इफ के अंदर इफ यूज किया था, यहाँ मैं एल्स इफ का प्रयोग कर रहा हूँ। तो जो आपको इजी लगे आप उसी के माध्यम से अपने प्रोग्राम को बना सकते।
अब देखिए मैं आपके सामने और भी प्रोग्राम ला रहा हूं जिसमें इफ स्टेटमेंट को मैं दिखाने का काम कर रहा हूं। अब आपको ये निर्णय खुद लेना होगा कि इस प्रोग्राम में मैं अलग अलग इफ लगाऊं या इफ एल्स लगाऊं या एल्स लगाऊं। देखिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके प्रोग्राम में आपको निर्णय दो में से कोई एक लेना है तो आप इफ एल्स का प्रयोग करिए। पर अगर आपके प्रोग्राम में निर्णय दो से ज्यादा आ जाए, दो से ज्यादा का मतलब यहाँ हमें निर्णय पॉजिटिव का भी लेना है, निगेटिव का भी लेना है, जीरो का भी लेना है, तो आपके पास दो विकल्प है। या तो सारे के लिए अलग अलग आप इफ लगाइए या आप एल्स इफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम अपने कंप्यूटर को एक नंबर देंगे, हमारा कंप्यूटर ये जस्टिफाई करेगा कि वो नंबर मैंने जो दिया है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है। तो आपको भी पता है जो नंबर जीरो से बड़ी होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, जो जीरो से छोटी होती हैं उन्हें हम निगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ मैंने एक वैल्यू इनपुट कराया है num1 नाम के वेरिएबल में। मैंने कंडीशन चेक किया है कि num1 की वैल्यू क्या जीरो से बड़ी है, अगर बड़ी है तो हमें वो मैसेज दे दे नंबर इज पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं है तो फिर num1 की वैल्यू क्या जीरो से छोटी है, अगर जीरो से छोटी है तो वो हमें मैसेज दे देगा कि नंबर हमारा निगेटिव है। अब अगर दोनों इफ हमारा नहीं ट्रू है तो क्या num1 की वैल्यू जीरो के बराबर है, तो अगर ऐसा होता है तो हमें वो मैसेज प्रिंट कर देगा कि हमारा इनपुट किया गया वैल्यू जीरो है। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने केवल अलग अलग इफ के जरिए पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो को चेक करने का काम। अभी देखिए मैं आगे एक प्रोग्राम आपके सामने और लेके आ रहा हूं। इस प्रोग्राम में मैं ये निर्णय लेना चाहता हूं कि मैं जो नंबर कंप्यूटर को इनपुट करूंगा क्या वो 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है। तो ऐसा संख्या जो 5 से भी पूर्ण भाग हो जाए और 11 से भी पूरा भाग हो जाए तो उस नंबर को वो प्रिंट करके दिखाए। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप कोई संख्या इनपुट किए और वो संख्या ऐसा हो जो 5 से भी पूर्ण विभाज्य हो जाए और 11 से भी पूर्ण विभाज्य हो जाए तो वो मैसेज प्रिंट कर देगा कि आपका डिविजिबल है 5 और 11 दोनों से। तो यहां मैंने एक नंबर इनपुट किया है, उस नंबर को इनपुट करने के बाद मैं चेक कर रहा हूं कि नंबर परसेंटेज का निशान 5, यहां परसेंटेज का निशान जो होगा ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। परसेंटेज के निशान से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि दो संख्याओं को भाग करने पे क्या शेषफल आ रहा है। तो हम तभी ही निर्णय ले पाएंगे कि हमारा नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर शेषफल 0 आ रहा है इसका मतलब वो डिविजिबल है, 0 के बजाय अगर और कोई नंबर आ रहा है इसका मतलब वो डिविजिबल नहीं है। तो मैंने पहले वाले इफ में num वेरिएबल को 5 से डिवाइड करके उसका शेषफल पता किया है और फिर चेक कर रहा हूं कि क्या शेषफल 0 आया है। फिर यहां अगर आप देखें तो मैंने एंड ऑपरेटर के निशान का यूज किया है और एंड ऑपरेटर के बाद दूसरा जो मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं वहां मैं num वाले वेरिएबल को 11 से शेषफल निकाल के चेक कर रहा हूं कि क्या 0 आ रहा है। मान लेते हैं कि आपने कोई नंबर इनपुट किया, मान लेते हैं कि आपने नंबर इनपुट किया 10, तो आपका जो 10 है वो 5 से तो पूर्ण भाज हो जाएगा पर 11 से पूर्ण भाज नहीं होगा, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और वो सीधे एल्स में आएगा और आपको मैसेज दे देगा कि ये डिविजिबल नहीं है। पर अगर आप ऐसा कोई मैसेज देते हैं जो 5 और 11 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो आपको मैसेज प्रिंट कर देगा कि नंबर 5 और 11 से डिविजिबल है। अब देखिए मैं आपको कुछ प्रोग्राम दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। आप कोशिश करिएगा कि प्रोग्राम को स्वयं से अपने कॉपी पे पहले सॉल्व करें और फिर उसे कंपाइल करके देखें कि रिजल्ट्स सही आ रहा कि नहीं। तो मैं जो आपको पहला प्रोग्राम दे रहा हूं उसमें आपको ये करना है कि आप अपने कंप्यूटर को एक नंबर इनपुट करेंगे। हमारा कंप्यूटर ये डिसाइड करे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो आपको भी पता है कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो आती हैं उन्हें हम इवन बोलते हैं, नहीं होती है तो ऑड कहलाता है। दूसरा वाला जो प्रोग्राम होगा इसमें आपको ये पता करना है कि हम एक एक ईयर नंबर के रूप में एक ईयर इनपुट करेंगे और वो चेक करे कंप्यूटर कि वो लीप ईयर है कि नहीं। अगर लीप ईयर है तो वो प्रिंट कर देगा लीप ईयर, नहीं तो कहेगा लीप ईयर नहीं है। अब मैं तीसरा प्रोग्राम आपको दे रहा हूं
इसमें आपको अपने कंप्यूटर को 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं। मान लेते हैं 1 मार्क्स फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है और कंप्यूटर है। फिर आप उन नंबरों का परसेंटेज निकालेंगे। फिर परसेंटेज निकालने के बाद आपको ग्रेड निकालना होगा। ग्रेड किस विभाग पे निकालेंगे वो नीचे लिखा हुआ है। अगर 90% से अबव है तो ए ग्रेड, 80% से अबव है तो बी ग्रेड, ऐसे सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आपको मैं 3 प्रोग्राम एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ, आप इन्हें सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इसे भेज सकते हैं या मेरे नीचे वीडियो के कमेंट में इसे डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे भविष्य में कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको मिल जाया करे। तो ये था मेरा आज का क्लास। अब आप इन एक्सरसाइज को करेंगे। आगे कल की क्लास में मैं आपको और भी इसके संबंधित जानकारी दूंगा। आपका दिन शुभ हो। मैं संतोष कुमार गुप्ता, ICIT गोंडा का प्रबंधक। धन्यवाद।